नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप ही के भेजे हुए सवालों का जवाब देने के लिए हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल लेते हैं और सवाल है मिस्टर दीप का। मिस्टर दीप हाथ में कुछ दिखा रहे हैं, शायद ये थर्मोस्टेट है। और उनका सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। सर, मेरी गाड़ी ऑल्टो एलेक्साई गर्म होती थी, मैकेनिक ने बोला कि इसमें दिक्कत है, बोल रहे हैं कि इसको डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बेफिक्र गाड़ी चलाओ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, तो लगाया क्यों है यार इसको लगाया ही क्यों है कंपनी ने जब इसकी जरूरत भाई ही नहीं बढ़िया है? हुआ तूने उस मैकेनिक को और कुछ नहीं कहा। और कुछ नहीं कहा। हाँ। देखो, इसके बिना तो गाड़ी चल जाएगी, कोई डाउट नहीं है, और आपकी गाड़ी गर्म भी नहीं होगी। इसका काम क्या होता है थर्मोस्टेट का, कि जब तक आपका इंजन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं आ जाता है तब तक ये जो कूलेंट का फ्लो है ये रेडिएटर में नहीं जाने देता है। अब क्या है, डायरेक्ट हो गया है। अब रेडिएटर आपका हमेशा जो है काम करता रहेगा, कूलेंट को ठंडा करता रहेगा। अगर अब सर्दियों के दिन आएंगे तब आपका जो इंजन है काफ़ी देर के बाद जो है गर्म होगा और आप उसको चलाते रहेंगे तो वहाँ पर वेयर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। गर्मियों में हालांकि उतनी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी गाड़ी पुरानी है, तब मैकेनिक ने सोचा होगा क्या खर्चा करवाएं, और ये लगता है मुझे खर्चा करने के मूड में नहीं होगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, इसको लगवा लो, बेहतर। तो ये जो जवाब है ये आप अपने मैकेनिक को भी दिखा देना, ठीक है? वो कभी किसी और का भी उखाड़ के पकड़ा। तो अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं बाइकर बॉय का, शायद बाइक से रिलेटेड ही होगा यहाँ पर। हेलो रवि भाई एंड रोहित भाई, मेरा नाम मयंक पटेल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम समर में बाइक का टैंक फुल करवाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एंड क्या उसका फ्यूल का कॉक, यानी कि जो घुमाने वाली होती है, ऑन ऑफ करने वाली होती है मोटरसाइकिल में, उसको बंद करना जरूरी है क्या? रिप्लाई प्लीज। कितना फ्यूल इवेपोरेट होगा गर्मियों में बाइक में? छांव में रखने की कोशिश करता हूँ। देखो, PS3 बाइक है तो इवेपोरेट होगा ही होगा। जब आप बाइक को अपने धूप में खड़ी करते हैं तो आपको पेट्रोल की स्मेल आती है ना, तो वो इवेपोरेट हो रहा होता है। लेकिन BS4 में ऐसा नहीं है। BS4 बाइक जो है उसमें जो है चारकोल कनेस्टर लगा हुआ आता है जो आपके फ्यूल को उड़ने से रोकता है। उसे बोलते हैं इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल। लेकिन दोस्त, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका फ्यूल उड़ता है तो ये आपको फ्यूल का ही आपकी जेब के ऊपर ही भारी नहीं पड़ता, बल्कि हम सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि वो ओजोन लेयर के लिए जो है वो दिक्कतें पैदा करता है, छेद करता है वहां पे जाके। तो इसलिए अपनी बाइक को छांव में खड़ा करो। और वैसे भी बड़े फायदे हैं यार, आराम से ठंडी सीट के ऊपर आप बैठोगे। तो तीसरा सवाल यहाँ पर चौधरी प्रभात जी का है। इनके साथ ठगी होने वाली थी OLX में, बढ़िया वाली। इसमें हो क्या रहा था, OLX में इन्होंने देखा कि 2019 मॉडल की डिजायर एलेक्साई है और वो सिर्फ 2,30,000 में मिल रही है। तो इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या 2019 की अगर आप उसे चौराहे में खड़ी करोगे ना, 5 मिनट के अंदर बिक जाएगी वो, ठीक है? अरे मेरे को लग रहा है भाई वो कोरोना की अपनी कड़की दूर कर रहा था जो सेलर है ना। हाँ, इन्होंने बात करी और वो ऐसा कह रहा था इनको कि आधे पैसे जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, हम जो है आपकी गाड़ी घर पे ही डिलीवर करवा देंगे। और गाड़ी की कंडीशन देखो यार, ये ब्रांड न्यू है, इसके तो रिबन भी नहीं उतरे हैं। भाई भूल के भी मत पड़ो ऐसे चक्करों के अंदर। आए दिन जो है खासतौर पे दिल्ली NCR के अंदर ऐसे केसेस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं यार। बिल्कुल मत भूल के करो। और मैं तो सोच रहा हूँ ये किस बेचारे की गाड़ी की फोटो निकाल रखी है और उसकी RC निकाल रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर अब सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि इनकी रनिंग जो है 30 से 35 हजार है साल की, बहुत अच्छी खासी है। इनका है 15 से 16 लाख का बजट। कंफ्यूजन इनको ये हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, तो इनको पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर डीजल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है। और इनका जो रन है वो खराब रास्तों पर भी रहता है। तो बताइए जी। देखो दोस्त, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गाड़ी ऐसी चाहिए कि जो बहुत ज्यादा अच्छी माइलेज निकाले, क्योंकि आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है। तो ऐसा अक्सर डीजल गाड़ियां ही करती हैं। और दूसरी चीज कि आपको खराब रास्तों पर भी चलना है तो एक SUV तरह की आपको गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए। और इस हिसाब से आपको एक SUV और अच्छी माइलेज निकालने वाली गाड़ी, मेरे ख्याल से वेन्यू टाइप की या इसी तरह की कोई कॉम्पैक्ट SUV आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। क्या कहते हो? जी हाँ, कॉम्पैक्ट SUV में अभी वेन्यू ही है जिसका ARAI माइलेज जो है ज्यादा है सबसे। तो यहाँ पर अभी द राइडर पूछ रहे हैं कि इनका जो बजट है 20+3 है, यानी कि 23 लाख तक मैक्सिमम यहाँ पर ही जा सकते हैं। रनिंग है इनकी 8,000 किलोमीटर पर ईयर और साल में 1,000 किलोमीटर की एक लंबी ट्रिप लगेगी। सेकेंड हैंड देख रहे हैं ये इस कीमत में, और इनकी चॉइस है
ऑक्टाविया RS 2017 मॉडल, BMW 320D 2016, ऑडी A4 2016, मर्सिडीज सी क्लास 2016। आई डोंट वांट हेडेक फॉर मेंटेनेंस आफ्टर परचेस, आई जस्ट वांट टू एंजॉय ड्राइविंग और टू गो फॉर एंडोवर and Fortuner like SUV, daily driving in city and highways, trip in hillside और countryside। देखो, एक तो बहुत बढ़िया बात इन्होंने करी है कि अक्सर लोग जो हैं वो 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो नई गाड़ियों की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड हैंड की तरफ जाते हो तो बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन के अंदर काफी महंगी महंगी गाड़ियां आपको मिल जाती हैं। लेकिन इन भाई साहब की जो जरूरत है ना, उसके हिसाब से इनको एक SUV ही चलेगी यहाँ पर, क्योंकि हिली एरिया के अंदर भी काफी जाएंगे ये, ठीक है, ट्रिप्स वगैरह करेंगे, और इनको मेंटेनेंस के अंदर भी काफी कम चाहिए। तो मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी और काफी अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाएगी, A1 कंडीशन के अंदर आपको। और रवि भाई, हमने एक वीडियो भी बना रखा है फॉर्च्यूनर के ऊपर, जो कि ओनरशिप एक्सपीरियंस ही है, आप उसको जा करके देखो तो आपको A to Z बातों का पता चल जाएगा उस गाड़ी के बारे में। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अमर जी यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, वो लेना चाहते हैं इनोवा, जो इनकी रनिंग है लगभग 6 से 7 हजार साल की, उसके हिसाब से इन्होंने पेट्रोल लेनी चाहिए। अगर ये डीजल लेते हैं तो उसकी रिकवरी जो है 8 से 9 साल में हो पाएगी। तो इनका पूछना है कि इनोवा मैं पेट्रोल में लूं या फिर डीजल में लूं। देखो दोस्त, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल सही है कि आपकी रनिंग काफी कम है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको डेफिनेटली पेट्रोल के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जो आप गाड़ी चूज कर रहे हैं वो है इनोवा। तो इनोवा जब आप निकालोगे ना गाड़ी को, जब बेचोगे, तो उसकी पेट्रोल के अंदर रीसेल बहुत कम है यार, डीजल के कंपैरिजन के अंदर तो खास तौर पर। और यहां पर पेट्रोल और डीजल के बीच में शायद 2 से 2.5 लाख के आसपास का ही गैप है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां पर अगर लेनी इनोवा ही है तो आपको डीजल के अंदर ही जाना चाहिए। वैसे और भी काफी सारे ऑप्शन आने वाले हैं यार। रीसेल तो छोड़ो, पेट्रोल इनोवा की उसको लेने वाले ही मिल जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी अच्छे खासे ऑप्शन आ रहे हैं 7 सीटर में, कुछ टाइम के बाद शायद ये ईयर एंड के आसपास आ जाएंगे बहुत सारे, तो अभी वेट कर सकते हो आप, तो वेट कर लीजिए। इनोवा की पेट्रोल में शुरुआत से ही रीसेल वैल्यू बहुत खराब है। तो यहाँ पर मोहित जी पूछ रहे हैं कि इनके टाटा टिगोर है वो टोटल लॉस हो चुकी है एक्सीडेंट में। इनका जो इंश्योरेंस सर्वेयर है वो ये बोल रहा है कि लोन को फोरक्लोज कर दो भाई। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या लोन को इन्होंने फोरक्लोज करवाना होगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले करवाते हैं। मोहित जी, ऐसा है कि दोस्त यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक छोटा ऑप्शन तो ये है शॉर्टकट के अंदर, जैसा कि आपके सर्वेयर ने उनको बताया कि भैया फोरक्लोज करवा दो और फिर वो आपके नाम का चेक बना देंगे फुल एंड फाइनल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है, जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पर आप अपनी जो लोन की जो स्टेटमेंट है वो ला करके इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए और उनको बताइए कि भैया इतना मेरा बैंक के अंदर बकाया है, आप सीधा वहां पर पेमेंट कर दो बैंक को, और जो बाकी की कीमत बच गई है वो आपके नाम पर इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर कर दे। ये होता है दूसरा ऑप्शन। लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पहले फोरक्लोज करना ही ज्यादा समझदारी रहेगी यहाँ पर। तो भवानी सिंह यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सॉरी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम टाटा नेक्सॉन ईवी को लॉन्ग ड्राइव के दौरान स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर, होंडा जनरेटर को बूट में रख कर ड्राइविंग कंडीशन चार्ज कर सकते हैं? जुगाड़ #इंडियन जुगाड़ भाई साहब। देखो यार, चलती हुई गाड़ी में आप गाड़ी को कैसे चार्ज कर सकते हो ये बताओ पहले। आप गाड़ी के अंदर जनरेटर रखोगे, गाड़ी के अंदर आप जनरेटर चलाओगे क्या? आपको तो उसमें फिक्स करना पड़ेगा, वो तो इधर उधर कूदेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि चार्ज करते करते गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर गाड़ी को रोक करके ही चार्ज करना है तो कहीं पर ढाबों के ऊपर खाना वाना खाते हो उस दौरान आप चार्ज में लगा लो यार गाड़ी को। और अगर लॉन्ग ट्रिप के ऊपर लेकर के ही जानी है तो कोई किराए पे लेकर के चले जाना मेरे भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही क्यों लेकर के जा रहे हो आप। देखो, आप रास्ते में रोक के जनरेटर से चार्ज करोगे गाड़ी को, टाइम तो उतना ही लगना है, ठीक है। इससे अच्छा तो ढाबे में रुक कर खाना पीना खाते हुए चार्ज करने में ज्यादा फायदा है। हाँ, और अगर थकान होगी तो खाट पे सो भी सकते हो। रोहित, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा हो जाएगी, ढाबे वाले इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों को रुकने नहीं देंगे वहां पर। हाँ, ये भी है यार, मतलब कि पैसे चार्ज करना शुरू कर दें यार, पर घंटे के इतना लेंगे भैया हम तो। जितना इनका खाने का बिल नहीं आता उतना तो बिजली का बिल आ जाता है, और पड़े रहते हैं 7-7 8-8 घंटे तक यहीं पर है।
तो शुभम अग्रवाल जी का बजट थोड़ा सा टाइट है। 6.5 लाख का ग्रैंड आइटन इनियोस जो है आप उनको पसंद आ रही है, उसका मैग्ना वेरिएंट पसंद आ रहा है। तो इनका थोड़ा सा कंसर्न ये है कि इनको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना है। 30,000 रुपये हुंडई वाले मांग रहे हैं, 15,000 रुपये जो है करोल बाग में जाकर ये लगवा सकते हैं। पहला कंसर्न ये है कि इनका वारंटी वाइड होगी या नहीं होगी। होगी, बिल्कुल वारंटी वाइड होगी। और जो ये 30,000 में हुंडई वाले लगा रहे हैं, ये क्या वो ही है जो ओरिजिनल आता है? इतना सस्ता कैसे आ जाता है रोहित? इतना मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि 30,000 में आ जाएगा। मुझे भी यही लगता है कि जो दूसरी कंपनी का कोई ये लगा रहे होंगे यहाँ पर। देखो, आपको पहले तो लेना है ना इन्होंने अभी ये गाड़ी, ठीक है? तो नई गाड़ी आपने बिल्कुल लेनी है तो भैया बाहर से ये सिस्टम लगवा के अपनी वारंटी को खराब मत कीजिए, हम तो यही बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा ही पैसा ज्यादा लग रहा है, वहां से लगवा सकते हैं। लेकिन एक और बढ़िया ऑप्शन ये है कि भैया इससे ऊपर वाला मॉडल के ऊपर क्यों नहीं आप जा रहे हो? वहां पर बहुत सारे आपको ज्यादा फीचर भी मिल जाएंगे। वैसे भी आप 30-50 हजार रुपए तो वैसे ही खर्च करने के लिए तैयार हैं, और जो इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है स्पोर्ट्स, उसके अंदर लगभग 70-80 हजार का ही डिफरेंस है। तो उसके ऊपर आप चले जाओ ना, और भी बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएंगे। तो इनका ये भी पूछना है कि डीलरशिप वाले जो है इंश्योरेंस इनको दे रहे हैं HDFC एर्गो का, जो कि 35,000 के आसपास का है, और वो डायरेक्टली वेबसाइट से करवा रहे हैं तो वो 26,000 का पड़ रहा है। तो डीलर से या फिर डायरेक्टली करवाने में क्या फायदा है? देखो, दोनों इंश्योरेंस एक ही है। तो ये जो डीलरशिप से आप इंश्योरेंस खरीदते हो, जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब आप क्लेम करवाते हो ना, उतने नखरे नहीं झेलने पड़ते हैं उनके। तो डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो उनसे बोलो कि इसको थोड़ा सा सस्ता करे। 1-8 हजार ज्यादा देने पड़े तब तो बात समझ में भी आती है, लेकिन यहाँ पर 8,000 का टोटल डिफरेंस है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये लास्ट चीज ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा या फिर दिसंबर में ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपको दिसंबर के अंदर ज़्यादा जो फेस्टिवल सीजन आएगा उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्काउंट मिलेंगे। और अगर आप तब तक आप गाड़ी ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट के ऊपर ही जाना चाहिए। देखो, स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा? अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, अलॉय व्हील मिलेंगे, और क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। इतनी सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे वो क्वेश्चन जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक इसी मैसेज के साथ कि भैया 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।